हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्यू के मिनी माउंटेन को जला दिया गया था, जिस पर किन्यू गुस्सा होते हुए लॉर्ड ज़ोंगी से बदला लेने के लिए यहाँ हेलोंग सेट पहुंच गया, जहाँ अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए किन्यू पूरे के पूरे हेलोंग सेट को जला देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड ज़ोंगी, मास्टर जी और मिंगजुई के साथ किन्यू की अकेले फाइट हो चुकी थी, जिस फाइट के दौरान किन्यू ने अपने हाई ग्रेड सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो लॉर्ड ज़ोंगी की जान ले लेता है। साथ ही साथ किन्यू ने मास्टर जी और मिंगजुई को भी बुरी तरीके से घायल कर दिया था, लेकिन उन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर हेलोंग सेट का लीडर ब्लैक ड्रैगन वक्त पर पहुंच जाता है। वैसे तो ब्लैक ड्रैगन की पावर किन्यू से कई गुना ज्यादा थी, इवन कि उसके पास स्पेटल डोमेन टेक्निक भी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए किन्यू को अपनी जगह पर फ्रीज कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ किन्यू के पास भी कई सारे रास्ते, जैसे कि वो अपनी जंगलन आर्टिफैक्ट में जाते हुए कहीं और पर निकल आता और ये टेलीपोर्टेशन की तरह दिख रहा था, जिस बात ने तो ब्लैक ड्रैगन को इम्प्रेस कर दिया था। शुरू में तो वो किन्यू का डिसाइपल बनना चाहता था, लेकिन जब किन्यू ने उसे मना किया तो वो किन्यू को मारने की कोशिश करता है ताकि वो उससे ये स्पेशल टेक्निक चुरा सके। और इसी के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन ने पहले से भी ज्यादा पावरफुल स्पेटल डोमेन क्रिएट कर लिया था, जिसमें वो किन्यू को फंसा देता है। किन्यू के पास मूव करने की कोई भी जगह नहीं बची थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ अपने स्पेटियल डोमेन में किन्यू को फंसाने के बाद वो अपने क्लोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक साथी किन्यू पर हमला बोल चुका। और इससे पहले कि वो क्लोन्स यहाँ किन्यू को टच भी कर पाते, तभी अचानक एक ग्रीन एनर्जी ने वहाँ पर मौजूद सब लोगों को एक साथ ही फ्रीज कर दिया। साथ ही साथ पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि ब्लैक ड्रैगन को रुकने के लिए बोलती है। और हमें देखने को मिलता है कि ये लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि कैप्टन हुआंग चिंग है, जिसने सामने की तरफ आते हुए सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक ड्रैगन की स्पेटल डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही साथ उसके क्लोन्स भी खत्म हो जाते हैं। इतनी खतरनाक पावर को महसूस करके तो ब्लैक ड्रैगन भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन हुआंग जिंग तो ब्लैक ड्रैगन के बारे में सब कुछ जानती थी, जिसके पास आते हुए वो किन्यू को बताती है कि ये एक अपर सेलेस्टियल गॉड टांजुई है। टांजुई, तुम तो हमेशा जमीन के नीचे छुपे होते हो, तो आखिर अचानक से इस तरह बाहर क्यों आ गए। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन तो यहाँ पर मिस हुआंग जिंग के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सरप्राइज हो गया था। वो अपने क्लोन्स को हटाते हुए मिस हुआंग जिंग को रिस्पेक्ट पेश करता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके सामने मौजूद ये जो भी लड़की है ये यकीनन काफी सारा पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती होगी। दूसरी तरफ मिस हुआंग जिंग भी यहाँ पर किन्यू को देखते हुए कहती है कि किन्यू, हम दोनों की दोबारा मुलाकात हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों इतनी जल्दी दोबारा एक दूसरे से मिल पाएंगे। किन्यू भी यहाँ पर मिस हुआंग जिंग को देखकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अगर मिस हुआंग जिंग यहाँ पर ना आती तब भी किन्यू अपने जंगलन आर्टिफैक्ट के अंदर जाते हुए खुद की जान बचा सकता था, लेकिन किन्यू नहीं चाहता कि उसके जंगलन आर्टिफैक्ट के बारे में यहाँ पर किसी को भी मालूम हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन भी यहाँ पर मिस हुआंग जिंग के पास आते हुए कहता है कि यू आर मैजेस्टी, क्या आप मुझे बता सकती है कि आखिर आपको मेरा रियल नेम कैसे मालूम हुआ। जो सुनकर मिस हुआंग जिंग भी धीरे से ब्लैक ड्रैगन के पास आते हुए कहती है कि तुम मुशा रेल्म से हो ना। तुम्हारा ट्रू फॉर्म एक 9 हेडेड ब्लैक ड्रैगन बीस्ट था, जबकि साथ ही साथ तुम्हारा रियल नेम टांजुई है। मुझे ये सब कुछ लू यूजी ने बताया, और लू यूजी तुम्हारे बारे में जितना जानता है वो सब कुछ अभी मुझे भी मालूम है। ये सारी बातें सुनकर ब्लैक ड्रैगन अपने मन में कह रहा था कि लू यूजी कमीने, तुमने मुझे धोखा दिया। इवन कि मिस हुआंग जिंग उसे और सारा सरप्राइज करते हुए बताती है कि मुझे लू यूजी ने ये भी बता दिया कि आखिर तुम इतने अरसे से ब्लैक ड्रैगन पूल की हिफाजत क्यों कर रहे हो। जो सुनकर तो टांगजुई और भी ज्यादा घबरा जाता है, और वो मिस हुआंग जिंग से कहता है कि अगर आपको वो चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। इस पर मिस हुआंग जिंग जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। लू यूजी और तुम्हारे लिए वो काफी ज्यादा मायने रखती है, इसलिए मैं तुम दोनों से वो नहीं छीनूंगी। जो सुनकर टांगजुई यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करता है उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन आखिर ब्लैक ड्रैगन पूल के अंदर वो कौन सी चीज है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, फिलहाल हम लोगों को ये नहीं बताया जाता। जबकि दूसरी तरफ किन्यू को भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि इस ब्लैक ड्रैगन पूल के नीचे यकीनन कोई न कोई ट्रेजर छुपा हुआ है। तभी अचानक मिस हुआंग जिंग किन्यू के पास आते हुए कहती है कि किन्यू, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी एक लो ग्रेड के सेलेस्टियल गॉड बन जाओगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है। अब चूंकि तुम एक सेलेस्टियल गॉड बन चुके हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे जुआनजिन माउंटेन चलो, वहाँ पर तुम्हारे लिए ट्रेनिंग में काफी सारा फायदा होगा। ये कहते हुए मिस हुआंग जिंग किन्यू की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी, जहाँ दूसरी तरफ किन्यू भी इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर वो जुआनजिन माउंटेन पर चला जाए तो उसकी कल्टीवेशन और सारा तेजी के साथ इंप्रूव होगी। ये एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मौका है, लेकिन अभी भी वो कुछ सोच रहा था। जो सब देखकर मिस हुआंग जिंग किन्यू से कहती है कि आखिर तुम इतना क्या सोच रहे हो। अब सेलेस्टियल गॉड बनने के बाद तुम्हारे लिए स्विची सिटी में कुछ नहीं बचा, तुम्हें मेरे साथ जुआनजिन माउंटेन जाना चाहिए, वो जगह तुम्हारे लिए बेहतरीन है। और वैसे भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं, चूंकि तुम एक सेलेस्टियल गॉड बन चुके हो तो यकीनन तुम वहाँ पर सर्वाइव
कर पाओगे। लेकिन किन्यू भी तो इसी बारे में सोच रहा था। बेशक वो ज़ुआनजिन माउंटेन जाना चाहता है, लेकिन किन्यू भी इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अभी तक एक सेलेस्टियल गॉड नहीं बना, बल्कि वो अभी सिर्फ एक नॉर्मल हाई ग्रेड का गॉड है। जबकि वो सेलेस्टियल गॉड की तरह हवा में सिर्फ इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उसके पास उसका मीटियोर पल है। अगर किन्यू इस हालत में ज़ुआनजिन माउंटेन गया तो वहाँ के लोगों को किन्यू पर शक हो जाएगा। साथ ही साथ वो लोग किन्यू से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, इसलिए किन्यू को सर्वाइव करने में भी डिफिकल्टी आ सकती है। इसलिए किन्यू यहाँ पर मिस वांगजिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अभी के लिए मैं यहीं पर रुककर खुद को ताकतवर करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। जिस पर मिस वांगजिंग किन्यू की बातों को समझते हुए कहती है कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो चुके हो तो ज़ुआनजिन माउंटेन पर आकर मेरा नाम ले लेना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। यहाँ ये सब होने के बाद मिस वांगजिंग वहाँ से जाने लगी, पर तभी अचानक किन्यू को याद आया मिस वांगजिंग हुआंग फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो यकीनन बाकी की 8 मेजर फैमिलीज के बारे में भी जानती होगी, जिसके बारे में किन्यू इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। इसलिए वो फौरन मिस वांगजिंग को रोकते हुए कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मिस वांगजिंग भी किन्यू के सवाल का जवाब देने के लिए रुक गई थी, जिस पर किन्यू सवाल करते हुए कहता है कि इस डिवाइन रेल्म में टोटल 8 मेजर एंशिएंट फैमिलीज है, आप उन सबके बारे में मुझे थोड़ा बहुत बता सकती हो? साथ ही साथ मैं जियांग फैमिली के बारे में जानना चाहूंगा कि आखिर वो फैमिली कहाँ पर रहती है, मुझे उसके बारे में जितना हो सके उतना जानना है। किन्यू के मुंह से ये सवाल सुनकर तो वो फौरन यहाँ पर एक साउंड बैरियर क्रिएट करते हुए किन्यू से सवाल करके पूछती है कि आखिर तुम 8 मेजर फैमिलीज के बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्या तुम जानते भी हो कि इस इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारी जान भी जा सकती है? जो सुनकर किन्यू मिस वांगजिंग के पास आते हुए कहता है कि प्लीज मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इसके बारे में किसी और को कभी भी पता चलने नहीं दूंगा। जो सुनकर मिस वांगजिंग कहती है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि डिवाइन रेल्म की 8 मेजर फैमिलीज वो फैमिलीज है जो कि इसी डिवाइन रेल्म में पैदा हुई थी। उनके नाम है हुआंगफू सेक्ट, टांग सेक्ट, मू सेक्ट, डोआनमू सेक्ट, शेंटू सेक्ट, पुटी सेक्ट एंड जाओ सेक्ट, और आखिर में है जियांग सेक्ट, जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस वांगजिंग ने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके यहाँ किन्यू को जियांग सेक्ट के बारे में बताना शुरू कर दी। इवन कि वो किन्यू को ये भी बता देती है कि जियांग फैमिली स्नो फ्लोटिंग सिटी के नॉर्थ पोल पर रहती है। जो सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद किन्यू उतावला होकर मिस वांगजिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आप जियांग फैमिली की एक लड़की मिस जियांगली को जानती हो? जिस पर मिस वांगजिंग उससे सवाल करते हुए कहती है कि प्लीज अब ये मत कहना कि तुम भी मिस जियांगली से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। जो सुनकर किन्यू हैरान होते हुए कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों बोल रही है, क्या मेरे अलावा भी कई सारे लोग मिस जियांगली से शादी करना चाहते हैं? जिस पर मिस वांगजिंग जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मुझे उस बेचारी मिस जियांगली के लिए काफी बुरा महसूस होता है। जो सुनकर किन्यू हैरान होते हुए कहता है कि आखिर आप उसे बेचारी क्यों बोल रहे हो, आखिर उसके साथ क्या हुआ? जिस पर मिस वांगजिंग किन्यू को बताती है कि बेशक वो जियांग फैमिली के हाई स्टेटस के साथ पैदा हुई, जिस वजह से नेचुरली तो उसे केयर फ्री होना चाहिए था, उसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी हो गई कि वो जियांग फैमिली की मेंबर है। इसलिए हर गुजरते दिन के साथ कई सारे लोग उससे शादी करने के लिए आपस में फाइट करते जा रहे हैं। वो लोग मिस जियांगली के लिए इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि उन्हें मिस जियांगली से प्यार है, बल्कि वो लोग आपस में इसलिए फाइट कर रहे हैं ताकि वो मिस जियांगली को हासिल करके जियांग फैमिली की लेगेसी को लेते हुए गॉड किंग लेवल तक पहुंच सके। ये तो अच्छा हुआ कि उस बेचारी मिस जियांगली के साथ उसका अंकल जियांगलिन है, अगर अंकल जियांगलिन ना होते तो अब तक कोई ना कोई उससे जबरदस्ती शादी कर ही चुका होता। जो सारी बातें सुनकर किन्यू गुस्सा होने के साथ साथ मिस जियांगली के लिए काफी परेशान भी हो रहा था, और वो अपने मन में कहता है कि बस तुम हिम्मत रखो, मैं जल्दी ताकतवर होकर तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, तब तक जियांगलिन तुम अपना ख्याल रखना। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन के लिए किन्यू यहाँ पर मिस वांगजिंग का भी शुक्रिया अदा करता है, जिस पर मिस वांगजिंग किन्यू से कहती है कि बस तुम अपना वादा मत भूलना, जब भी तुम तैयार हो जाओ ज़ुआनजिन माउंटेन जरूर आना। और ये कहने के बाद मिस वांगजिंग अपने साउंड बैरियर को हटा चुकी। तभी अचानक टांगजुई आगे की तरफ आते हुए यहाँ पर मिस वांगजिंग से कहता है कि अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो मैं भी किन्यू से 2 लम्हों के लिए अकेले में कुछ बात करना चाहूंगा। जो सुनकर तो किन्यू हैरान हो गया कि आखिर अब इसे मुझसे क्या बात करनी है, लेकिन वो मिस वांगजिंग से कहता है कि आप बस सिर्फ 2 मिनट मेरा इंतजार करिए, मैं उसकी बात सुनकर अभी आया। जो कहते हुए किन्यू यहाँ पर टांगजुई के पास आ जाता है। हम देखते हैं कि टांगजुई ने भी वैसा सेम साउंड बैरियर क्रिएट कर लिया था, और वो किन्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सुलह करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल जाए। जो सुनकर किन्यू यहाँ पर टांगजुई से कहता है कि पहले भी तुमने ये बात करी थी, उसके बाद फौरन तुमने मुझ पर हमला कर दिया था। जिस पर टांगजुई कहता है कि देखो ये मेरी मजबूरी थी, तुमने ऑलरेडी मेरे 3 जनरल्स को जान से मार डाला, इवन कि तुमने मेरे हेलंग सेट की एक लो ग्रेड सेलेस्टियल गॉड वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अगर मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना लेता तो फिर बताओ कि आखिर मेरे हेलोंग सेट वाले लोग मेरी बात कैसे मानते। जो सारी बातें सुनकर किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने सेट के लीडर हो, इसलिए तुम्हें ये सब करना पड़ा। टांगजुई भी किन्यू की बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी सिचुएशन को समझने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो किन्यू को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देता है, जहाँ वो बहुत ही चालाकी के साथ
साथ किन्यू से कह रहा था कि वैसे मैं तो सीक्रेट रखने में काफी अच्छा हूँ, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे डिस्टेंस मेजरिंग रूलर टेक्निक के बारे में किसी को भी ना बताऊं। लेकिन अगर किसी लालची सेलेस्टियल गॉड को इस बारे में मालूम हो गया तो वो कभी भी तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता है। अगर तुम मुझे ये टेक्निक सिखा दो तो बदले में मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, या फिर एटलीस्ट मैं तुमसे वादा कर लूंगा कि इस बारे में किसी को मालूम नहीं होगा। किन्यू समझ गया था कि टांजुई क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भी उसे धमकी देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अगर किसी लालची सेलेस्टियल गॉड ने मुझसे मेरी टेक्निक छीनने की कोशिश करी तो उसकी जान चली जाएगी, बेशक वो फिर तुम ही क्यों ना हो। यहाँ टांजुई अभी इससे पहले कि किन्यू से कुछ भी कह पाता तभी अचानक वहाँ हवाओं में उड़ते हुए 3 बुल डीमन गॉड्स आ गए, जिनमें से बीच वाला जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि ब्लैक ड्रैगन, आखिर हमने ये क्या सुना, तुम्हारा हेलियम सेट पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। ये तीनों भी हाई ग्रेड के सेलेस्टियल गॉड्स थे, लेकिन इन लोगों की पावर्स तीनों को कंबाइन करके ही टांगजुई के बराबर थी, और ये लोग यहाँ पर असल में टांगजुई का मजाक उड़ाने के लिए आए थे। जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि किसी सेलेस्टियल गॉड ने अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे पूरे के पूरे सेट को जलाया है। क्या तुम हमें उस फॉर्मेशन मास्टर से नहीं मिलवाओगे? हम उससे मिलना चाहते हैं ताकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सके जो उसने विची माउंटेन से कुछ गंदगी तो साफ कर दी। ये सारी बातें सुनकर नीचे की तरफ टांगजुई को तो काफी गुस्सा आ गया था, और वो गुस्से में अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि आखिर तुम तीनों कमीने थ्री फोर्क माउंटेन से यहाँ पर क्यों आ गए? लगता है कि तुम तीनों ने कई दिनों से पिटाई नहीं खाई और इसीलिए अपनी पिटाई का खोटा पूरा करना चाहते हो। जो सुनकर तो ये तीनों भाई तीसी के साथ जंप करते हुए फौरन से यहाँ ब्लैक ड्रैगन के सामने आकर कहते हैं कि ये बेवकूफी भरी बातें करना बंद करो, तुम्हें सच में लगता है कि क्या तुम हम तीनों भाइयों को अकेले हरा सकते हो? ये कहते वो तीनों अपने वेपन्स को निकालते हुए फाइट के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टांगजुई ने भी अपने तीनों क्लोन्स को तैयार कर लिया था, और वो इन तीनों से कहता है कि बकवास करना बंद करो, अगर लड़ना है तो सीधा लड़ो। यहाँ किन्यू उन ट्रिपलेट ब्रदर्स को काफी सारा गौर से देख रहा था, जैसे कि किन्यू ने इनके बारे में पहले कभी सुना है। तभी मिस वांगजिंग यहाँ किन्यू के पास आते हुए कहती है कि यहाँ से दूर हट जाओ, ये लोग तुम्हारे लेवल से काफी हाई है, इनके फाइट के दौरान तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। लेकिन मिस वांगजिंग को इस तरह से बातें करता वो वहाँ पर मौजूद इन तीनों भाइयों ने भी देख लिया था, जिनमें से एक बेवकूफ यहाँ पर मिस वांगजिंग की खूबसूरती देखकर ललचा जाता है, और उस गधे के बच्चे ने मिस वांगजिंग की तरफ बढ़ते हुए कहा कि ओए लड़की, तुम काफी खूबसूरत हो और मुझे पसंद आई। साथ ही साथ वो मिस वांगजिंग को गंदी गंदी बातें करके छेड़ रहा था, जो सब देखकर टांगजुई को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। वो अपने मन में कह रहा था कि इस बेवकूफ को सच में नहीं पता कि ये आखिर किस मौत से खेल रहा है, मगर उसे पता लगने में ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि वो जैसे ही मिस वांगजिंग के पास आया तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस वांगजिंग ने अपनी पावर अनलीश करते हुए तीसी के साथ उसे पीछे की तरफ धकेल दिया, और ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही साथ मिस वांगजिंग गुस्सा होते हुए कह रही थी कि खुद को 10 थप्पड़ मारो। यहाँ मिस वांगजिंग की ये बात सुनकर उन तीनों सेलेस्टियल बुल डीमन गॉड्स में से सबसे बड़ा भाई तीसी के साथ मिस वांगजिंग के पास आकर कहता है कि मैं आपसे अपनी छोटे भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो एक नंबर का बेवकूफ है जो वो समझ नहीं पाया कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन प्लीज आप ऐसा मत करिए, 10 थप्पड़ बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये उसकी बेइज्जती की बात होगी। जो सुनकर मिस वांगजिंग गुस्सा होते हुए कहती है कि 100 थप्पड़ खुद को मारो, अगर 100 थप्पड़ इसने खुद को ना मारे तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी। ये सुनकर तो टांगजुई का चेहरा खुशी से खिल जाता है, जबकि वो तीनों भाई पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। यहाँ मिडिल वाला भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि हम अपने छोटे भाई की इस तरह से बेइज्जती होने नहीं दे सकते, ना तो हम उसे मरने देंगे, इसलिए लगता है कि हमारे पास फाइट करने के अलावा अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। मे भी शायद ये लड़की सेलेस्टियल गॉड के पीक लेवल पर होगी, लेकिन फिर भी हम इसके सामने अपने भाई की बेइज्जती होने नहीं दे सकते। मगर सबसे छोटा सेलेस्टियल बुल डीमन गॉड इस बात को अच्छे से समझता था कि अगर मैंने अभी माफी ना मांगी तो इसका अंजाम मेरे भाइयों को भी भुगतना पड़ेगा। वो अपने भाइयों से कहता है कि ये लड़की कोई अपर सेलेस्टियल गॉड लग रही है, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे पंगा लेना चाहिए, साथ ही साथ मैं अपने आप को 100 थप्पड़ मारने के लिए तैयार हूँ। ये कहती वो छोटा भाई फौरन से यहाँ मिस वांगजिंग के सामने आकर उससे माफी मांगते हुए साथ ही साथ खुद को थप्पड़ लगाना शुरू कर चुका, जहाँ वो एक के बाद एक थप्पड़ खुद को मारता रहा, जहाँ आखिरकार उसने खुद को 100 थप्पड़ पूरे मार दिए थे। इसी वजह से हम देखते हैं कि मिस वांगजिंग उसे माफ कर देती है। अब इससे पहले कि ये तीनों भाई यहाँ से जा पाते तभी अचानक टांगजुई पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि फान चैन, आखिर इतनी जल्दी में तुम कहाँ पर जा रहे हो? अभी तक हमारे बीच का मसला खत्म नहीं हुआ। जो कहती है हम देखते हैं कि यहाँ पर टांगजुई और उसके क्लोज ने तीसी के साथ उन 3 बुल डीमन गॉड्स पर हमला बोल दिया। दूसरी तरफ वो तीनों भाई भी काफी ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वो लोग भी टांगजुई की तरफ जंप कर चुके, लेकिन तभी अचानक इन लोगों के बीच में कोई आते हुए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसके हाथ में भी एक हाई ग्रेड का सेलेस्टियल वेपन था। वो यहाँ पर मौजूद इन 3 बुल डीमन गॉड्स और साथ ही साथ ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? मेरे साथ लड़ो, मैं तुम लोगों के साथ फाइट करते हुए खुद को ताकतवर करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मिस वांगजिंग का छोटा भाई है, जिसे लड़ाई लड़ने का कुछ जरा ही शौक था। वो यहाँ पर इन सब लोगों को एक साथ खुद से फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है, पर तभी अचानक मिस वांगजिंग उसका नाम लेते हुए कहती
है कि हुआंगफू लूशुई आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लूशुई भी वहाँ पर अपनी बड़ी सिस्टर को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि बिग सिस्टर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर मिस वांगजिंग उसे डांटते हुए कहती है कि मैं जुआनजिन माउंटेन को छोड़कर अभी कुछ देर पहले ही आई और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से गई तुम भी किसी न किसी से लड़ने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पर अब बाकी के सब लोगों को भी मालूम हो गया था कि ये लड़की इस बैटल फ्रीक की बहन है। तभी अचानक लूशुई की नजर यहाँ किन्यू पर पड़ गई, जिसे देखते हुए वो हैरान होकर कहता है कि मेरी बहन कभी भी खुद के बराबर में किसी को खड़े होने नहीं देती, खास तौर से मर्दों से बहुत ज्यादा ही नफरत है, लेकिन तुम मेरी बहन के इतने पास कैसे खड़े हो। सिस्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का मेरा होने वाला जीजा है। जो सुनकर तो मिस वांगजिंग ब्लश करने लगी और वो साथ ही साथ अपने भाई को डांटते हुए कहती है कि इस तरह की बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर दूसरी तरफ लूशुई ने यहाँ किन्यू से खुद का इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो किन्यू को बताता है कि मैं जुआनजिन माउंटेन का लीडर हूँ। किन्यू भी दूसरी तरफ यहाँ लूशुई की बातें सुनकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस वांगजिंग अपने छोटे भाई से कह रही थी कि जब तुम बोर हो जाओ तो जल्दी से जल्दी जुआनजिन माउंटेन वापस आ जाना। जो सब कहती है मिस वांगजिंग किन्यू को अलविदा करते हुए फौरन यहाँ से रवाना हो जाती है। पीछे की तरफ से हम देखते हैं कि लूशुई अपनी बहन को आवाजें देते हुए कह रहा था कि रास्ते में अपना ध्यान रखना, और जैसे ही उसकी बहन यहाँ से गायब हुई वो फौरन से अपने वेपन को दोबारा यहाँ टांगजुई की तरफ टानते हुए कहता है कि टांगजुई तुम काफी ताकतवर हो, चलो आपस में फाइट को शुरू करते हैं। जो सुनकर टांगजुई यहाँ पर लूशुई से कहता है कि इसका मतलब कि तुम्हारा ये हाई ग्रेड सेलेस्टियल वेपन तुम्हें तुम्हारी बहन से मिला होगा। लूशुई उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये वेपन जहाँ से भी आया हो लेकिन अब ये मेरा है, इसलिए जेलस होना बंद करो और फाइट करो। टांगजुई उसकी ये सारी बातें सुनकर किन्यू को बंसाने के लिए कहता है कि भला मैं तुमसे जेलस क्यों होऊंगा, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं क्योंकि किन्यू के पास भी एक हाई ग्रेड का सेलेस्टियल गॉड वेपन है। जो सुनकर तो लूशुई किन्यू की तरफ देखने लगा और कहता है कि क्या ये बात सच है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टांगजुई भी किन्यू से माफी मांगते हुए कहता है कि किन्यू प्लीज मुझे माफ कर देना, ये बच्चा कुछ जरा ही एरोगेंट बन रहा था इसलिए फ्लो में मेरे मुंह से ये बात निकल गई। लेकिन दूसरी तरफ किन्यू को अंदाजा था कि टांगजुई एक नंबर का कमीना है और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तभी अचानक लूशुई किन्यू की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अभी अभी हाल ही में एक सेलेस्टियल गॉड बने होंगे, लेकिन फिर भी तुमने ब्लैक ड्रैगन टांगजुई से खुद को बचाया और उसका मुकाबला किया, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। मगर दूसरी तरफ किन्यू से जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मैं मारा जा चुका होता लेकिन मिस वांगजिंग ने मेरी जान बचा ली थी इसलिए मैं जिंदा हूँ। जो सुनकर लूशुई कहता है कि अच्छा तो ये बात है और उसे अब किन्यू कमजोर लगने लगा, इसलिए वो यहाँ टांगजुई और साथ ही साथ उन 3 बुल डीमन गॉड्स की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो फाइट करते हैं। जो कहते हैं उसने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों बुल डीमन गॉड्स और साथ ही साथ टांगजुई भी काफी सारा गुस्से में था। टांगजुई और बुल डीमन गॉड्स तो आपस में दुश्मनी की वजह से लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये लूशुई सिर्फ मजे के लिए फाइट करता है। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान तो बहुत ही सारा जबरदस्त फाइट हो रही थी। साइकोनिक लेवल फाइट के दौरान हम ये बात साफ साफ देख पा रहे थे कि लूशुई अकेले इन सब लोगों को बराबर की टक्कर दे रहा था। यह एक बहुत ही लंबी फाइट लड़ने के बाद ये सब लोग काफी बुरी तरीके से थक चुके थे, लेकिन लूशुई तो अभी भी खुश होते हुए कह रहा था कि फाइट करके मजा आ गया, मैं पूरी तरीके से फ्रेश हो चुका हूँ। जो बात सुनकर दूसरी तरफ टांगजुई जवाब देते हुए कहता है कि अब मेरे पास तुम लोगों के साथ जाया करने के लिए और सारा वक्त नहीं, और ये कहती वो वहाँ पर मौजूद ब्लैक ड्रैगन पूल के अंदर जंप लगा देता है। टांगजुई के जाने के बाद लूशुई के भी जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए वो किन्यू से कहता है कि किन्यू क्या तुम मेरे साथ मेरी जुआनजिन माउंटेन चलोगे। जिस पर किन्यू से जवाब देते हुए कहता है कि मैं हुआंगजिंग से मिलने के लिए वहाँ पर जरूर आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम है, वो करने के बाद ही मैं वहाँ पर आ सकता हूँ। लूशुई भी किन्यू की ये बात सुनकर कहता है कि ठीक है हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। जो कहने के बाद लूशुई फौरन से वहाँ से उड़ता हुआ अपने जुआनजिन माउंटेन की तरफ रवाना हो गया। यहाँ लूशुई के जाने के बाद वो तीनों सेलेस्टियल बुल डीमन गॉड्स भी किन्यू के पास आकर उससे बातें करने लगे, जहाँ पर किन्यू उनसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या आप लोग ब्रदर मानचाओ को जानते हो। मुझे लगता है कि आप तीनों भी मेरी तरह इमोर्टल डीमन मॉन्स्टर रेल्म से बिलोंग करते हो। मैंने 3 ग्रेट बुल डीमन किंग्स की कहानियां वहाँ पर बहुत सारी सुनी थी। जो सुनकर तो वो तीनों भाई काफी सारा खुश हो गए। वो तो किन्यू को अपना मानने लगे थे। साथ ही साथ उन्होंने किन्यू को ये भी ऑफर दे दी थी कि तुम हमारे 3 फोर्क माउंटेन को ज्वाइन कर लो, लेकिन किन्यू ने मना करते हुए कहता है कि नहीं मैं हमेशा अकेले काम करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। और ये कहने के बाद किन्यू वहाँ से उड़कर जाने लगा, जहाँ पीछे से वो तीनों भाई किन्यू को आवाज देते हुए कहते हैं कि अच्छा एटलीस्ट फिर हमारे मेहमान बनकर हमारे माउंटेन जरूर आना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू यहाँ पर उड़ता उड़ता ब्लैक ड्रैगन पूल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर किन्यू अपने मन में कह रहा था कि मिस वांगजिंग किसी ट्रेजर के बारे में बात कर रही थी, जिसे टांगजुई इस ब्लैक ड्रैगन पूल के अंदर प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं उस ट्रेजर के बारे में पता लगाना चाहता हूँ, लेकिन किन्यू ये बात भी अच्छे से जानता रहा कि जरूर टांगजुई ने इस पूरे के पूरे ब्लैक ड्रैगन पूल के अंदर अपनी एनर्जी फैलाई होगी, इसलिए अगर पानी में जरा से भी हलचल हुई तो उसे मालूम हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि किन्यू ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पानी के फ्लो को स्टिल कर दिया, जिस वजह से अगर किन्यू पानी के अंदर चला भी जाए तब भी दूसरी तरफ यहाँ टांगजुई को इस बारे में खबर नहीं होगी
थी और किन्यू बिल्कुल ऐसा ही करता है। जहाँ पानी के नीचे आने के बाद उसने चारों तरफ टांगजुई को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन ना तो उसे कहीं पर टांगजुई दिखाई दिया, ना कोई और जिंदा क्रीचर। इवन कि किन्यू को ब्लैक ड्रैगन पूल की एंट्रेंस का दरवाजा भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए किन्यू थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और तभी अचानक किन्यू को मिस वांगजिन की एक और बात याद आई, जहाँ वो एक लड़के लू यूजी के बारे में बात कर रही थी। इसलिए किन्यू सोचने लगा कि अगर मैं अपनी कॉस्मोस पावर को चारों तरफ यहाँ फैलाते हुए पानी के साथ मर्ज कर दूं, फिर अगर लू यूजी या फिर टांगजुई बाहर की तरफ आया तो मुझे उनके बारे में मालूम हो जाएगा। जो सब सोचते किन्यू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपनी डिवाइन पावर को इस वाटर के साथ मर्ज करते हुए फनस से जियांगलैंड आर्टिफैक्ट के अंदर बैठकर इंतजार करने लगा। जहाँ कुछ दिनों के बाद किन्यू ने वहाँ पर उस पानी में किसी आदमी को महसूस कर लिया था, इसलिए वो फनन अपनी कॉन्शियसनेस को बाहर की तरफ भेज देता है। जहाँ बाहर की तरफ हमें वो लड़का लू यूजी देखने को मिला, जिससे किन्यू फॉलो करता है। उससे ब्लैक ड्रैगन पूल के इंटरेस्ट के बारे में मालूम था। किन्यू की कॉन्शियसनेस भी उसी ओपनिंग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इस केव के अंदर इंटर हो चुकी थी, जहाँ पर पहले से लू यूजी का इंतजार टांगजुई कर रहा था। जहाँ पर हमें इन दोनों के सीक्रेट के बारे में मालूम होता है। असल में ये लोग यहाँ पर एक 7 कलर लोटस ट्रेजर की हिफाजत कर रहे थे। ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती एलेक्सर था, जो कि 3 साल बाद खिलने वाला है, इसलिए ये लोग यहीं पर बैठकर 3 साल इंतजार करेंगे। साथ ही साथ इन दोनों की बातों से हमें मालूम हो जाता है कि कई हजार साल पहले इन दोनों को ये एलेक्सर साथ में मिला था और यहाँ पर इस वक्त 2 7 कलर लोटस फ्लावर थे और इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था कि ये लोग एक एक लोटस फ्लावर अपने अपने पास रखेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दूसरी तरफ किन्यू भी 7 कलर लोटस फ्लावर को देखकर अपने मन में कहता है कि इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है एल्केमी और मेडिसिन को बनाने के लिए, जबकि इसकी कोर का इस्तेमाल करते हुए तो कोई रिजरेक्ट तक हो सकता है। ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती एलेक्सर था, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये दोनों खुद की ताकत को इंक्रीज करना चाहते थे। यहाँ पर शुरू में तो सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था और जैसे ही वो 7 कलर लोटस फ्लावर मैच्योर हुए, ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अब एक 7 कलर लोटस फ्लावर रख सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों फ्लावर मुरझा गए, क्योंकि इन दोनों 7 कलर लोटस फ्लावर की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए वहाँ पर एक 9 मून लोटस फ्लावर बन चुका था। इस 9 मून लोटस फ्लावर को देखकर तो किन्यू हैरान होते हुए कहता है कि मैंने इसके बारे में गोल्डन स्क्रोल में पढ़ा था। ये तो उन 7 कलर लोटस फ्लावर से भी 100 गुना ज्यादा कीमती ट्रेजर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए एक लोटस अवतार क्रिएट किया जा सकता है, जिस क्लोन की ताकत बेमिसाल होगी। मगर मसले की बात ये थी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही 9 मून लोटस फ्लावर था, इसलिए हम देखते हैं कि टांगजुई ने फनस से अपने वेपन को निकालते हुए यहाँ लू यूजी पर हमला कर दिया। जहाँ दूसरी तरफ लू यूजी भी गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे इस तरह से धोखा कैसे दे सकते हो। इस पर टांगजुई कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम्हें पहले ही हमले में जान से मार देना चाहता था, लेकिन तुम बच गए। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, क्योंकि ये 9 मून लोटस फ्लावर मुझे बिलोंग करता है और अगर तुमने बीच में इंटरफियर करने की कोशिश करी तो मजबूरन मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। जो सुनकर लू यूजी भी थोड़ी देर सोचने के बाद टांगजुई से कहता है कि ठीक है, तुम ये लोटस फ्लावर रख सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर ये तो सिर्फ एक्टिंग थी, क्योंकि वो जैसे ही टांगजुई के पीछे आया तभी अचानक वो फनन अपने मुक्के को रेडी करते हुए टांगजुई पर हमला कर देता है। जहाँ दूसरी तरफ टांगजुई भी उससे फाइट करने के लिए तैयार था और यहाँ पर ये दोनों ही 9 मून लोटस फ्लावर के लिए आपस में फाइट करेंगे। मुझे लगता है कि किन्यू इस मौके का फायदा उठाते हुए उस ट्रेजर को अपने लिए हासिल कर लेगा और यहाँ इसी खतरनाक सी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।